इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के अध्यक्ष न्यायमूर्ति सुधीर चंद्र वर्मा जी, मेजर वीके खरे जी, स्कूल के संस्थापक रघुवंश ठाकुर जी, गाइड समाज कल्याण संस्थान की संस्थापक डॉक्टर इंदु सुभाष जी, मंचस्थ अन्य मान्यवर, आमंत्रित महानुभाव, ठाकुर स्कूल के शिक्षक और प्रिय बच्चों, डॉक्टर इंदु सुभाष जी का व्यक्तित्व ऐसे है कि वो ज्येष्ठ पुरुषों को भी जोड़ती है, युवकों को भी जोड़ती है, महिलाओं को भी जोड़ती है और बच्चों को भी जोड़ती है। और 15 मिनट में यहाँ जो भी देखने के लिए मिला उसमें बच्चों को कैसे बढ़ाया जा सकता है या बुजुर्गों को किस प्रकार का उनका ख्याल किया जा सकता है या नेत्रदान जैसी बात कि अपने नेत्र दूसरे के काम में आ सकते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता है। विज्ञान की प्रगति है और विज्ञान के प्रगति में केवल अब नेत्र नहीं, केवल रक्तदान नहीं, तो कई अवयवों का भी दान किया जा सकता है। ऐसे विषयों पर लोगों के मन में जागृति करना और जागृति के साथ ही साथ वो कार्यक्रम व्यवहार में आता है। और जो बच्चे हैं, बालक है, युवा है, उनको इस प्रकार की शिक्षा देना, स्कूली शिक्षा एक बात है, लेकिन संस्कार की शिक्षा एक महत्वपूर्ण बात होती है। और हमने देखा कि वैसे देखा है तो ठंडी के दिन है, मैं मुंबई से आया हूँ। मुंबई में तो हमको कभी स्वेटर भी नहीं लगता है, लेकिन ऐसे ठंडी के दिन में इतने अच्छे कार्यक्रम देखने के लिए मिले, बहुत अच्छा लगा। मैं सभी बालकों का भी अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर पेश किया। मैंने सुबह इंदु जी को पूछा कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि यहाँ बच्चे भी हैं और यहाँ ज्येष्ठ नागरिक भी है और युवा भी है, महिलाएं भी हैं। ये ऐसे में क्या बताऊं? तो फिर उन्होंने कहा कि आपका जो किताब है वो किताब के बारे में कुछ बताएं तो थोड़ा अच्छा होगा। युवकों को वो किताब भी दिया है, तो मैं उसमें से ही कुछ बात आपके सामने बताने की कोशिश करूंगा। क्योंकि यह जो किताब है उसका नाम है चरैवेति चरैवेति। उसका अर्थ है चलते रहो, चलते रहो। और इस किताब की जो जन्म कथा है वो ऐसी है कि महाराष्ट्र में मराठी में एक सकाल नामक, सकाल यानी मॉर्निंग, सकाल नामक एक 80 साल पुराना पत्र है, अखबार है। और उन्होंने हम 4 लोगों को बताया कि आप अपने संस्मरण लिखिए। अब 4 में 4 पार्टी के लोग थे। कांग्रेस के सुशील कुमार शिंदे, जो महाराष्ट्र के भी मुख्यमंत्री थे और केंद्र में गृह मंत्री भी थे, बाद में आंध्र प्रदेश में राज्यपाल भी थे। दूसरे शिवसेना के मनोहर जोशी, वो भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, केंद्र में लोकसभा के अध्यक्ष थे। तीसरे राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष श्री शरद पवार जी, वो भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे।
और केंद्र में रक्षा मंत्री थे, कृषि मंत्री थे, और चौथा भाजपा वाला मैं। अब मैं कोई महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री वगैरह नहीं था, लेकिन मेरी कहानी संक्षेप में यह है कि एक देहात में, जिस देहात की आबादी 2000 थी, मेरे पिताजी शिक्षक थे। मैं नौकरी करने के लिए मुंबई में गया और राजनीति में चला गया, और राजनीति में चला जाने के बाद मुंबई से एक ही क्षेत्र से 3 बार मैं विधायक और 5 बार लोकसभा का सदस्य बना कि मुंबई के लिए एक विशेष विक्रम। तो हमको उन्होंने कहा कि आप संस्मरण लिखिए, और एक रविवार को शरद पवार और मनोहर जोशी का संस्मरण आते थे, दूसरे रविवार को सुशील कुमार शिंदे का और मेरा था। उनका जरा जल्दी बंद हो गया, लेकिन मैं राज्यपाल था तो मुझे लिखने के लिए समय भी मिलता था। तो मैंने एक साल में 27 लेख लिखे, उसका ये पुस्तक बन गया। अब पुस्तक की कहानी बताकर फिर मैं चरैवेती पर आ जाऊंगा। पुस्तक की कहानी यह है कि पुस्तक तो मराठी में बन गया, लेकिन मुंबई में केवल मराठी भाषा नहीं चलती है। मुंबई में देश के कोने कोने से लोग आते हैं। तो फिर इस किताब का पहले दफे 4 भाषा में अनुवाद हुआ, गुजराती, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी। और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के हाथों से राष्ट्रपति भवन में उसका लोकार्पण हो गया। तो इस प्रकार से 1 और 4 5 भाषा हो गई। फिर उसका संस्कृत में अनुवाद हुआ। तो अभी के जो राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद जी, उनके हाथों से संस्कृत की जो राजधानी है काशी में उसका लोकार्पण हो गया। तो 6 हो गए। फिर सिंधी में हो गया 7, फिर अरेबिक में हो गया 8, फारसी में हो गया 9, जर्मन में हो गया 10 और असमिया में हो गया 11। इस प्रकार इस पुस्तक का 11 भाषा में, और इसके साथ ही साथ नेत्र दान की हमने बात की। तो जो दृष्टिहीन है वह ऐसे लिपि में पढ़ते हाथ के स्पर्श से, और उसको ब्रेल लिपि कहते हैं। तो ब्रेल लिपि में मराठी, हिंदी और अंग्रेजी में हो गया। तो 14 भाषा में एक दृष्टि से उसका अनुवाद हुआ, और आने वाले दिनों में उसका कश्मीरी, नेपाली और तमिल भाषा में होने वाला है। तो ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक दृष्टि से काम करते करते जो संस्मरण लिखे, और उसमें एक साहित्यिक क्षेत्र में एक ही किताब का राजनीति में काम करने वाले का इतनी भाषा में अब तक हुआ नहीं है। और इसलिए उसमें जो संस्मरण है वो संस्मरण पढ़ने लायक है। जैसा मैंने बताया कि मैं एक देहात से आकर काम करते करते देश का सबसे बड़ा प्रदेश आपका अपना उत्तर प्रदेश, उसका मैं राज्यपाल बन गया। तो उत्तर प्रदेश कितना बड़ा है सब लोगों को उतना मालूम है, खास करके बच्चों को मैं बताना चाहूँगा। ये सबको मालूम है कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, लेकिन दुनिया में जितने भी देश है वो सारे देश में केवल 3 देश ऐसे हैं जिनकी आबादी उत्तर प्रदेश से बड़ी है। वो 3 देश है अमेरिका, चीन और इंडोनेशिया। ये 3 देश छोड़ दिए तो आप कोई भी देश का नाम ले लो, उसकी आबादी उत्तर प्रदेश से कम है। जापान, जर्मन, इटली, जो भी नाम लो वो उत्तर प्रदेश का अपना उत्तर प्रदेश बड़ा है। और ऐसे में ये जो संस्मरण मैंने लिखे हैं वो संस्मरण, एक संस्मरण खाली उसमें बताता हूँ, और उस संस्मरण का नाम है सोए टोपी वालों को सबक। सब बच्चों को हमारे यहाँ स्कूल में मैं पढ़ा, पुराने रियासत का वो प्रदेश था। तो हमारे राजा को 2 बातों का विशेष
एक सूर्य नमस्कार सबने डालने चाहिए और चित्रकला भी करनी चाहिए। हमारे स्कूल में पहला पीरियड रोज 25 सूर्य नमस्कार डालने का होता था। अब आप कल्पना करिए, मेरी उम्र 85 है, 85 के ऊपर का कोई है क्या यहाँ? है? आप कितने हैं? 90। तो ये 90 है, उसके बाद मैं, लेकिन मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि स्वास्थ्य, सूर्य नमस्कार पहली से 11वीं तक मैंने डाले तो मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो होगा क्या? सूर्य नमस्कार ऐसा व्यायाम है कि वो शरीर को और शरीर के साथ मन को भी ताजा रखता है, ताकतवान रखता है। और उसकी वो कहानी ये है कि हमारे राजा ने कहा कि सूर्य नमस्कार तो आप लोग डाल रहे, लेकिन आपने चित्रकला में भी अच्छा काम करना चाहिए। तो चित्रकला की परीक्षा, एलिमेंट्री ड्राइंग की परीक्षा थी, तो उसमें एक मेमोरी का चित्र आया निकालने के लिए। वो चित्र था एक टोपी वाला एक गांव से दूसरे गांव में जाकर अपनी टोपियां बेचने का काम करता था और वो पैदल ही जाता था। उन दिनों में कोई आज के जैसे साइकिल भी नहीं थी। तो टोपी वाला एक गांव से दूसरे गांव में जाते जाते रास्ते में उसको भूख लगी, साथ में रोटी भी थी, पेड़ भी दिखाई दिया, तो पेड़ के नीचे जाकर उसने रोटी खाना शुरू किया। और उस पेड़ पर बंदर थे, तो उसको लगा धूप है, जरा थोड़ा सो भी जाए, तो इसलिए वो सोया। तो सोने के बाद बंदरों ने सब ये देखा कि उसने डब्बे में से टोपी, तो बंदर ये जैसा सोया वैसे बंदर एक एक करके नीचे आए और उसके कटोरी से एक एक टोपी लेकर गए, ऊपर पेड़ पर चढ़ गए और अपने सर पर टोपी लगा दी। ये चित्र निकालो, ऐसे ही हमारी परीक्षा में आया। तो वैसे आप जानते हैं कि पेड़ निकालना है तो पेड़ निकालना कोई बड़ा मुश्किल नहीं होता है। ऐसा ऐसा करके ऐसा किया तो पेड़ आ जाता है, उसकी शाखाएं भी आ जाती है। मैंने पेड़ निकाला, शाखाएं निकाली, उस पर बंदर भी दिखाया। बंदर भी दिखाना थोड़ा मुश्किल नहीं होता है। एक पूंछ दिखाई और पेड़ में ऐसा कुछ दिखाए तो लगता है कि बंदर है। और सोया हुआ जो आदमी था वह निकालने की मैं कोशिश कर रहा था। तो सोए हुए आदमी के आंख निकालना चित्रकला में बड़ा मुश्किल काम होता है। तो मैंने निकाला, कोशिश किया, मुझे लगा कि अभी वो रबर से इरेज करते करते कागज कटने लगा। मेरे टीचर ने कहा कि अरे क्या तुम हेडमास्टर का लड़का हो, कागज फट जाएगा, फेल हो जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। तो मेरे मन में आइडिया आया और आइडिया में मैंने ऐसा आइडिया की कि एक चादर ली और वो सोए हुए आदमी पर मैंने चादर बिछा दी, सिर पर बिछा दी और केवल पैर दिखा के सोया हुआ आदमी है, मैं परीक्षा में पास हो। अब ये बचपन की बात इसलिए है कि जो भी कठिनाइयां आएगी वो कठिनाई में से आगे जाने के लिए हमेशा सोचते रहना चाहिए और ऐसा जो सोचेगा वही आगे जा सकता है। ऐसी एक कहानी बिल्कुल बचपन में जो थी, ऐसे कहानी से लेकर राज्यपाल बनने तक जो भी हमने कुछ किया वो उसमें है, पढ़ने वाले जरूर थे। तो इससे लेकर जो काम है वो बाद में मैं सारा ही बताना नहीं चाहता हूँ कि मैं 3 बार विधायक था, 5 बार सांसद था, वो आपको बताया। लेकिन मैं दूसरी एक बात बताना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि मैंने बीकॉम की परीक्षा पुणे में पास की और हमारे बीकॉम के जो प्रोफेसर थे उन्होंने हमारे कॉलेज पीरियड, लास्ट पीरियड होता है परीक्षा के पहले, उसमें कहा कि देखो हमने आपको अकाउंटेंसी सिखाया है, डेबिट सिखाया, क्रेडिट सिखाया, चेक का मतलब क्या है, वो पेज अकाउंट का मतलब क्या है, ऑर्डर का मतलब क्या है, वो सब सिखाया है और आप ये सब भूल जाओगे तो भी चलेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आपको आज 4 मंत्र बताता हूं। वो 4 मंत्र यदि आप बताएंगे तो आप जीवन में आगे जाएंगे और
सो उन्होंने बताया। वो मैं बात बच्चों के लिए, युवकों के लिए बताता हूँ और बुजुर्गों को भी लगा कि भाई अपने लिए भी वो बात अच्छी है तो वो भी उसका स्वीकार कर सकते हैं। वो बात 4 में बताकर मैं बात पूरी करूंगा। पहले ही उन्होंने बात बताई, पहला मंत्र बताया, आपका व्यक्तित्व जो है उसका विकास होना चाहिए, पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट होनी चाहिए। अभी जो किताब प्रकाशित की है ना उसमें भी इस प्रकार के विषय है। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल 4 छोटे मंत्र मैं बता। उन्होंने पहला मंत्र बताया, स्माइल 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 एंड स्माइल। आप मुस्कुराते, जो मुस्कुराता रहता है वही जीवन में आगे जा सकता है, और जीवन में आगे जाना है तो हमेशा जरा मुस्कुराते जाओ। और उन्होंने कहानी बताई। वो बोले देखो उस समय पर कॉमर्स कॉलेज में लड़कियां ज्यादा नहीं आती थी, केवल 4 ही लड़कियां, हमारा 150 का क्लास था, उसमें 4 ही लड़कियां थी। बोले ये लड़कियां है ना, ये लड़कियां शादी में जब जाती है तो अच्छे कपड़े पहनती है, और अच्छे कपड़े पहनने के बाद जरा आईने के सामने जाती है, आईने के सामने जाकर फिर जरा पाउडर लेती है, पाउडर भी ऐसे लगाती है, फिर बिंदी लगाती है, और उसके बाद आईने के सामने जाकर मुस्कुराती है और खुद देखती है कि मैं मुस्कुराती हूँ तो कितनी सुंदर दिखती हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये बात सबको देखे मंजूर हो गया, हंसने लगे। तो उन्होंने कहा कि आप सीखो, और मुस्कुराने से आप सहजता से दूसरे को अपने ओर खींच लेते हो। मित्र होंगे, मैत्र और सभी लोगों को यदि अपने पास खींचना है तो आपके व्यक्तित्व में मुस्कुराने का बात होनी चाहिए, ऐसे उन्होंने बताया। दूसरी बात उन्होंने ये बताया कि अप्रिशिएट। कोई अच्छा काम करता है तो कहना सीखो कि तुमने अच्छा काम किया है। ऐसा जब आप करते हैं तो उसको प्रोत्साहन मिलता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं उसको अच्छा हो गया ऐसा कहूं तो वो ऊपर जाएगा, उसमें अहंकार आ जाएगा। कोई अहंकार वगैरह नहीं आ जाता, लेकिन आप सही काम जो करता है उसको प्रोत्साहन देना सीखो। ऐसे आप प्रोत्साहन देंगे तो आप जहां भी जो भी काम करते हो वो काम आपको सबका सहयोग मिल सकता है, और ये सहयोग प्राप्त करके ही आप जीवन में आगे जा सकते हैं। और इसलिए अप्रिशिएट। और कुछ लोगों को लगता है कि बड़े ने ही छोटों का अप्रिशिएट करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। ये बड़ा भी आकर यहाँ, छोटा भी यहाँ आकर मुझे बता सकता है कि साहब आपने ये जो मंत्र हमको बताया, मुस्कुराते रहो, आपने अच्छा बताया, वो भी कहे तो अच्छा लगता है। और इसलिए अपनी बहन, अपनी माँ घर में खाना खिलाती है। अब हर माँ का कर्तव्य होता है कि जो भी खाना बनाए वो सबको अच्छा लगे, लेकिन ये सबको अच्छा बनाने का उन्होंने खाना तैयार किया, और वो खाना खाते समय यदि हम कहते हैं माँ आज सब्जी हमेशा से अच्छी होगी, तो माँ को भी, माँ का कर्तव्य है, लेकिन माँ को भी अच्छा लगता है। और इसलिए कोई काम ऐसे हम स्वभाव अपना बनाएंगे तो फिर आप जीवन में आगे जा सकते हैं। तीसरी बात उन्होंने बताई कि डोंट बिलिटल अदर्स। आप किसी के अवमानना मत करो। किसी के अवमानना यदि हम करते हैं तो मान लीजिए कि आपके जीवन के दौड़ में बाधा आएगी। आपका परीक्षा आ गई, परीक्षा में अच्छे ढंग से आपका पहला नंबर आ गया, आपको 90% मार्क मिले, और 90% मार्क मिलने के बाद घर में दौड़ते जाकर हम अपने माँ को कहेंगे, पिताजी को कहा, देखो मामा मेरा पहला नंबर आ गया और मुझे 90% मार्क मिले। और ये कहते यदि हमने ये कहा कि देखिए वो लड़का है ना, अपने ही गली में आखिर के बिल्डिंग में रहता है, वो भी हमारे क्लास में ही है, वो कहता था कि और 24 घंटे पढ़ाई करता था, पढ़ाई करता था, और वो कहता था मेरा पहला नंबर आएगा। देखो माँ
आ गया तो अच्छा है, उसकी का याद क्यों करते हो? आपको 90% मार्क मिले, उसको 89% मार्क मिले, 1% से वो पीछे रहा, तो आप उसको क्यों बदनाम कर रहे? अपनी जो बात है वह अच्छी होनी चाहिए। इस प्रकार से यदि आप करते हैं, नहीं तो अहंकार आ जाता है, और अहंकार के जैसा कोई दुश्मन नहीं है। जैसे आप रास्ते पर चल रहे हैं, गाड़ी में चल रहे हैं, ऑटो में चल रहे हो, रिक्शा में चल रहे हो, और रास्ते पर से जाते जाते स्पीड ब्रेकर आता है। वो स्पीड ब्रेकर यदि देखा नहीं तो जो हालत होती है वह अहंकारी आदमी की हालत हो जाती है। और इसलिए यह अहंकार यह स्पीड ब्रेकर के जैसा है, फिर आपका आगे का जाने का जो बात है वो समाप्त हो गई, ऐसा हो जाता है। और इसलिए आपके व्यक्तित्व का विकास करना है तो आप किसी की अवमानना मत करो। और 14 मंत्र उन्होंने बताया कि there is always a better way of doing things। आप जो भी करते हो वो और अधिक अच्छा करने का हमेशा रास्ता होता है। वो रास्ता कौन सा है ये ढूंढते हैं, और जो ऐसा रास्ता ढूंढकर सबसे अच्छा और करने की कोशिश करेगा वही आगे जा सकता है। और इसलिए उन्होंने कहा कि ये 4 मंत्र के साथ आप जीवन में चलते रहो, और जीवन में ऐसे आप चलते रहोगे। और मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ, यहाँ तो आप लखनऊ के बच्चे हैं, मैं तो जिस गांव की आबादी 2000 थी उस गांव का बच्चा होते काम करते 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 यहाँ पर राज्यपाल उत्तर प्रदेश का बन गया था। उसका कारण ये 4 मंत्र थे। मैंने जीवन में उस 4 मंत्र के आधार पर काम किया और मैंने मेरी प्रगति की। तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो किताब आपको दिए है, ये किताबों में और भी कई बातें बताई है, वो मैं आपको बताऊं। दूसरी एक बात आग्रह से मैं बताना चाहता हूं कि ये चरैवेति का अर्थ क्या है। चरैवेति का अर्थ संस्कृत शब्द है, चरैवेति, चरैवेति, उसका मतलब है चलते रहो, चलते रहो। आयतर्य ब्राह्मण करके संस्कृत का मुझे बेटर वे ऑफ डूइंग द थिंग्स का उदाहरण आ गया। मुझे यहाँ से निकलना चाहिए था 3:20 को, अब 3:25 हो गए हैं, और मुझे बताया कि जरा जल्दी भाषण समाप्त करो। उन्होंने देरी की, उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं और देरी करूंगा तो 4 बजे मुझे जो कार्यक्रम में पहुंचना है वो मैं पहुंचूंगा नहीं। तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे समय की याद दिलाई। लेकिन चरैवेति का तो आयतर्य ब्राह्मण करके 3-4 हजार साल पुराना एक संस्कृत का ग्रंथ है। उसमें इंद्र राजा को बताता है कि राजा ने कैसे चलना चाहिए। तो 2 श्लोक है। पहला श्लोक ये कहता है कि जो बैठा है उसका भाग्य भी बैठ जाता है, जो सोया है उसका भाग्य भी सो जाता है, जो खड़ा हो गया उसका भाग्य भी खड़ा हो जाता है, लेकिन जो चलता है उसका ही भाग्य चलता है। और इसलिए चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, ऐसा। और दूसरे श्लोक में उदाहरण दिया कि जैसे मधुमक्खियां एक फूल से उड़कर दूसरे फूल पर जाती है और शहद मध इकट्ठा करती रहती है, या जैसे पक्षी एक पेड़ से उड़कर दूसरे पेड़ पर जाते हैं और मीठे मीठे फल खाते रहते हैं, या जैसा ये सूर्य सुबह से उठकर शाम तक चलता रहता है और सारी दुनिया को प्रकाश देता है, जीवन देता है, ऊर्जा देता है। इसलिए यह सूर्य
जगत वंद्य हुआ है। तो आपको भी सूर्य के जैसे जगत वंद्य होना है, तो आपको भी सूर्य के जैसे चलना होगा। और इसलिए आप सब सूर्य के जैसे चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। इन शब्दों के साथ मैं मेरा भाषण पूरा करता हूँ। और आप सबको कल 25 दिसंबर है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जयंती का दिवस है, उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सबका क्रिसमस भी है, क्रिसमस के लिए भी शुभकामनाएं देता हूँ। और 2020 भी इसके बाद आएगा और 2020 का वर्ष आप सबको सुख समाधान और शांति का रहे, ऐसी प्रार्थना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।